नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और रोज की तरह हम अगले 1 घंटे पहले योर स्टॉक्स में और उसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार में आपके सवालों पर ढेर सारे समाधान लेकर आएंगे। तो फटाफट अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको सवाल पूछना कैसे है। तो आपकी स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार हम वो तौर तरीके बताएंगे जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि आप जो स्क्रीन के एक हिस्से में हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जो टॉप में भी एक नंबर आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करके, चाहे कॉल करके, मैसेज के जरिए, और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल हम तक पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, लेकिन एक स्पष्ट तरीके से जब आप सवाल पूछते हैं तो उन सवालों को शामिल करने में आसानी होती है। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी संख्या में वो स्टॉक लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये सब बताइए। और आखिर में नजरिया बताइए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और इनमें भी अगर स्पेसिफिक नजरिया है तो वो भी लिखिए। तो इससे हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। चलिए, ये तो वो तौर तरीके हैं, लेकिन बाजार देखिए, बाजार में थोड़ा बहुत जो है रिकवरी के संकेत, खासतौर पे बैंक निफ्टी में देखिए, इस वक्त 51,600 के ऊपर कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी, लगभग 400 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी एक दायरे में है, हालांकि यहां से भी रिकवरी के संकेत अब मिलना शुरू हो गए हैं। 24,400 के ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। गेनर्स की सूची आपके सामने है। कोल इंडिया लगभग 2%, ग्रासिम लगभग 0.25%, अल्ट्राटेक का 1.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। बीईएल जो है वो यहां पर भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी और एसबीआई, इनमें भी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। एचयूएल कमजोर नतीजों के बाद दबाव साफ तौर पर नजर आता हुआ, 6.25% से ज्यादा का प्रेशर इस वक्त एचयूएल पर देखने को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ भी इसी श्रेणी में आता है, लगभग 4.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। मेटल पॉकेट में हिंडाल्को देखिए, कमजोर ग्लोबल डिमांड की चिंता से जो है वो एक प्रेशर नजर आता है, लगभग 4% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी सेगमेंट में नेस्ले टूटा हुआ है, 2.25% की गिरावट यहां पर। ऑटो पॉकेट्स में बजाज ऑटो 1.5% की गिरावट, भारतीय एयरटेल में भी 1.5%, ब्रिटानिया 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1334 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए, 1111 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यह है बाजार का पूरा ब्यौरा जो हमने आपके सामने रखा। चलिए फटाफट से अपने 2 खास एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ चीफ मार्केट एनालिस्ट रजत बोस साहब भी जुड़े हुए हैं। रजत बोस साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजत सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। रिकवरी का साइन है, इतने दिनों में जो रिकवरी के संकेत हैं वो बड़े, कहते हैं ना कि बहुत गर्मी और बारिश की चंद फुहारें पड़ जाएं, तो वो स्थिति है फिलहाल मार्केट में। और आमतौर पे अर्निंग सीजन में इस तरह के मार्केट की उम्मीद कम की जाती है। फिर भी जरा अपना एक्सपर्ट नजरिया दीजिए, किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए और दोनों इंडेक्स के अलावा किन सेक्टर को फिलहाल अपने रडार पे रखना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए 24,425 है, मतलब 24,300 मेजर सपोर्ट है। वो टूटने से फिर और नीचे जाने की संभावना पैदा होता है। जहां तक ऊपर की सवाल है, ऊपर जाने का, वो 24,600 पार करने से आप 25,000 का लेवल भी देख पाएंगे। 24,600 को 600 का जो लेवल है उसके ऊपर में रहना पड़ेगा, अच्छी बाइंग होना चाहिए, तब जाके आप 25,000 या 25,100, 25,000 से 25,100 अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसा 24,300 से लेके 23,900 जो है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है। अभी भी अगर आप पूछेंगे तो ये एक कोर्स करेक्शन ही दिख रहा है। जब तक 23,000 23,900 का लेवल नहीं टूट जाता है, तब तक उतना बड़ा खतरा ऐसा नहीं पैदा होता है। और दूसरी बात यह है, अगर आप देखेंगे कि ये जो डाउन स्विंग है ये कंटिन्यू कर रहा है, तो भी मान के चलिए कि
यहाँ से सिर्फ 4%, मतलब 23,500, एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट। वो सपोर्ट टूटेगा ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा झेल लीजिए, बहुत अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, ये एक हेल्दी करेक्शन है, इसके लिए अभी इतना डरने का कोई जरूरत नहीं। हेल्दी करेक्शन के तौर पर देखना चाहिए। और वैसे कई सारे डेटाज भी सामने आ रहे हैं, जो अगर सेंसेक्स की चाल को हम देखें तो कोविड क्रैश के बाद अब तक ये सबसे पेनफुल चाल है सेंसेक्स की, जहां पर हमने जो डिप देखा है। ओवरऑल एफआईआईज की बिकवाली का भी आंकड़ा लगभग 82,000 करोड़ तक पहुंच गया है इस महीने में अब तक। हम देख रहे हैं लिक्विडिटी सकआउट हो रही है आईपीओस के चलते, क्यूआईपीस के चलते, और जो अर्निंग सीजन है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से 23,500 एक रजत ने लेवल बताया कि वहां तक अगर जाएगा तो वो एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल योर स्टॉक में हमारे साथ, क्योंकि अब अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, तो मैनेजमेंट्स का भी बैठना लगातार जारी है। और दूसरी तिमाही में हम बिरला सॉफ्ट के नतीजों की बात करते हैं। आय में 3% की बढ़त रही है, लेकिन मुनाफे में 15% की गिरावट आई है। मार्जिन पर भी हमने दबाव देखा है। और नतीजों पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ कामिनी शाह जुड़ गई हैं। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और नंबर्स की ही बात करते हैं। मिक्स्ड बैग ऑफ नंबर्स सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव्स या जो कंसर्निंग पॉइंट है उसी से मैं सवाल की शुरुआत करती हूं आपके साथ। मार्जिन्स में एक शार्प स्लिप हमें देखने को मिला है, और वो वजह है इन्वेस्टमेंट्स की। जो आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो आगे भी Q3 में या बाकी तिमाहियों में कंटिन्यू रहेगा, और क्या इसी तरह से मार्जिन पर लगातार प्रेशर भी आएगा इसकी वजह से? ओके, तो मैं उसके पहले, बिफोर आई आंसर योर मार्जिन क्वेश्चन, मैं आपको एक जरा समरी देना चाहती हूँ अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर आप देखो तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है हैज बीन एट अबाउट 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये भी बहुत ब्रॉड बेस हुआ है। अगर आप देखें हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, हमारा बीएफएसआई वर्टिकल, तो हमारे हर वर्टिकल्स में हमने ग्रोथ देखा हुआ है। बट ये ग्रोथ में अगर आप थोड़ा डबल क्लिक करें तो यू विल सी दैट हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डील्स और विंस किए हैं इस क्वार्टर में, जो हम उनको कंसोलिडेशन डील्स कहते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी वर्क विद आवर क्लाइंट्स टू गेट अ लार्जर वॉलेट शेयर, और ये सब कंसोलिडेशन डील्स जो लार्जली ऑन साइट होते हैं, तो ऑन साइट जो डील्स होते हैं उसमें मार्जिन्स का थोड़ा प्रेशर इनिशियली रहता है, और उसके बाद एक दो क्वार्टर्स में एज वी मूव मोर एंड मोर ऑफ द वर्क ऑफशोर, द मार्जिन स्टार्ट्स कमिंग बैक ऑन दिस डील्स। तो इसीलिए आपको ये मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है ये क्वार्टर। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट हम डेफिनेटली बहुत कंसर्न है कि हमें मार्जिन डेफिनेटली इस लेवल्स पे नहीं चाहिए, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम टू सी व्हाट डू वी डू टू इम्प्रूव आवर मार्जिन्स। तो पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा वेज हाइक रहेगा, और उसपे मार्जिन पे थोड़ा डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेगा। तो इनफैक्ट Q3 विल प्रॉब्ली बी अ बॉटम आउट क्वार्टर फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट। और आपका सवाल, ये मार्जिन कब वापस आएगा? Q4 स्टार्टिंग पे यू विल स्टार्ट सीइंग एन इंक्रीज फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट। हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी कर रहे हैं कंपनी में। वी आर लुकिंग एट कि हम हमारा यूटिलाइजेशन कैसे इंप्रूव करें, हमारा ऑन साइट से ऑफशोर रेशियो बढ़ाए, हमारे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करें, और ये सब करते करते हुए वी आर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्टिंग Q4 पे आपको मार्जिन का, और यू विल स्टार्ट सीइंग एन इंप्रूविंग ट्रेंड फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट। बिल्कुल कामिनी जी, तो मेरा सवाल दरअसल अभी डील विन को लेकर है। अगर यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें तो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, कुछ शायद 19-20% गिरता हुआ दिखा है। तो इस पर आपके कमेंट्स क्या है? साथ ही साथ रिसेंटली अभी पाइपलाइन कैसा नज़र आ रहा है? तो देखिए, आप एब्सोल्युटली अगर आप डील विंस को देखो, ये क्वार्टर में हमने जो किया है वो अबाउट 136 मिलियन डील विंस किया है। बट उसमें जो द पॉजिटिव एस्पेक्ट जो अगर आप देखो तो उसमें लार्ज पार्ट ऑफ आवर डील्स आर एक्चुअली न्यू विंस, जो हमें EN और NN कहते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 90 मिलियन। तो ये पॉजिटिव है। सेकेंड थिंग इज, ये जो क्वार्टर का जो सॉफ्ट डील विंस आपने देखा, बिकॉज लॉट ऑफ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जो विन हुए थे उनका साइनिंग सब Q3 पे शिफ्ट हो गया है, विच इज द रीजन आपको ये सॉफ्ट लगा। बट पाइपलाइन की कोई चिंता नहीं है, और पाइपलाइन इज लुकिंग एक्सट्रीमली हेल्दी। वी हैव ऑलमोस्ट अबाउट $2 billion ऑफ पाइपलाइन दैट वी आर वर्किंग ऑन। आई थिंक ये US इलेक्शंस अगर खत्म हो जाएगा, आई थिंक कंपनीज आर ऑन अ वेट एंड वॉच बेसिस। आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट।
ठीक है। कामिनी जी, जो बात आपने कही उसी ख़ासतौर पे अमेरिका इलेक्शंस को लेके उसी से मैं ज़रा शुरुआत करूंगा कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा जो ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर देखा जाए तो ख़ासतौर पे यूएस की ज्योग्राफी और ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, जबकि हम बीएफएसआई को देखें तो वो थोड़ा कम पोर्शन है अगर कारोबार के लिहाज से देखें। अब अगर हम सेक्टोरल कंपोजिशन को देखें तो आप किस तरह से ग्रोथ को बदलते हुए देख रहे हैं, या अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखें तो कहां काम करने की आवश्यकता है? हमें अगर देखो तो हमारा जो बीएफएसआई बिजनेस जो है, जो अभी इट्स कंपैरेटिवली अ स्मॉलर बिजनेस, बट उसका ग्रोथ रेट जो है ये साल इट्स ऑलमोस्ट एट अबाउट 20%. सो वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट in the BFSI business. So that's for us is definitely a very growth area. Manufacturing is also bounced back. अगर उसे देखो तो हमें compared to last quarter हमने बहुत अच्छा किया हुआ है. And manufacturing are slightly more long cycle deals. जो हम देखें वो ERP business में रहते हैं. So I think we are definitely betting on manufacturing, BFSI, and हमारा ENU business. I think जो business हमें अगर अभी at this point of time is looking a little weaker is our life sciences business. उसी पे हमने last couple of quarters में देखा है कि growth इतना नहीं हुआ है, and we are expecting that business to bounce back in a couple of quarters in the second half of the year. So I think this would be our focus and priority from a growth standpoint. ये तो आने वाली तिमाहियों के लिए फ़िलहाल तैयार रहना चाहिए, जहां पर हर पैमाने में जैसे कि आप बता रही हैं सफल नंबर्स होंगे। लेकिन एक सवाल मेरा डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर है। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो अभी के माहौल से 3 महीने पहले तक के माहौल के साथ, तो कितना बदलाव हुआ है डिमांड एनवायरनमेंट में? कहाँ अभी भी रेड फ्लैग्स हैं और कहाँ पर अब थोड़ा सा स्मूथ जाता हुआ सफ़र दिखाई दे रहा है? एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारा जो क्लाइंट बेस है उसमें उनके बजट्स कम नहीं हुए हैं, बट वो लोग बहुत कॉशियस है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आपका डिमांड एनवायरनमेंट मोर और लेस सेम ही रहा है जो 3 महीने पहले ही रहा है, और जिस पे कॉस्ट टेकआउट डील्स है, कंसोलिडेशन डील्स है, उसी पे क्लाइंट अभी प्रायोरिटाइज कर रही है. वो वही हम देख रहे हैं. हमारा आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में जब थोड़ी सर्टेनिटी आएगी इकोनॉमी में, यूएस व्हिच इज आवर लार्जेस्ट मार्केट, आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कामिनी जी, समय निकाला और नतीजे पर अपनी राय रखी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम भी योर स्टॉक में जुड़ते हैं मेहमानों के साथ। और रजत, आपने भी सुना मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, और स्पेसिफिकली उन्होंने कई बार ये बात कही है कि आने वाली तिमाहियों में हालात काफ़ी सुधरते हुए दिखाई देंगे नंबर्स के लिहाज से। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कामिनी की इस कमेंट से? कैसे समझाएंगे इसको? देखिए, इसमें एक चीज साफ निकल के आ रहा है कि थर्ड क्वार्टर में कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो फोर्थ क्वार्टर से शुरू होगा. और ये अगर आप चार्ट बिरला सॉफ्ट की चार्ट देखेंगे तो ये 50% करेक्शन, मतलब वो 250 के आसपास से ऊपर में करीब करीब 860 तक गया था, उसका 50% करेक्शन रफली 550 के आसपास है. तो ये 550 का आंकड़ा ये पिछले 2 महीना में इस पिछले तिमाही में 3-4 बार टेस्ट कर लिया. अभी मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि आज के दिन तो अभी 587, 582 इस लेवल पे आप इसको देखते हैं, बट ये हो सकता है कि 550 दोबारा टेस्ट करे और भी नीचे जाए. 61% जो रिट्रेसमेंट है 480 का, उसको टेस्ट करेगा, या तो ये 450 के आसपास जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी को टेस्ट कर लेगा. बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि वो नीचे जाने के बाद में इसका करेक्शन खत्म हो जाएगा. और ये जो मूवमेंट दिया था एक तरफा 600 पॉइंट का, इसीलिए ये करेक्शन हो रहा है. इसके मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब हो गया, बट नीचे की लेवल स्पेशली 500 से 450 के बीच में आप खरीद पाएंगे, तो आगे जाके फिर जब ये क्वार्टर 4 से अच्छा प्रदर्शन दिखाने लग जाएगा तो नाफा अच्छा रहे. बिल्कुल, तो बिरला सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से भी बात हो गई, टेक्निकल व्यू भी ले लिया, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर।
तो जीएम फाइनेंशियल से हमारे साथ अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। अंश बात कर रहा हूं, बताइए क्या है आज की आपकी पिक? गुड मॉर्निंग अंश। तो आज का पिक है जिंदाल स्टील एंड पावर। 940 का कॉल बाय करना है आपको। 31 अक्टूबर की एक्सपायरी। एक्सपेक्टेशन है कि सपोर्ट एरिया से स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दिख सकता है, जिसके चलते स्टॉक 970-80 का लेवल छू सकता है। तो वेनिला ऑप्शन आप 940 का बाय करेंगे। करंट मार्केट प्राइस जो 10 और 12 के रेंज में चल रहा है, उसका फर्स्ट टारगेट आप बना के चलिए 18 का। सेकंड टारगेट एक्सटेंडेड टारगेट 23 तक। और ट्रेड में आप ₹5.75 का स्टॉप लॉस बनाइए। अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा आपका स्ट्रेटेजी में 7,500 का, और रिस्क या स्टॉप लॉस आपका बनेगा 4,000 रुपए का। बिल्कुल, तो यहाँ पर रिकवरी दिख सकती है। जिंदाल स्टील में कॉल ऑप्शन लेने का सुझाव है 12 से 10 रुपए के बीच। टारगेट 18 रुपीज़, दूसरा टारगेट 23 रुपीज़। स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है ₹5.75 का। अधिकतम मुनाफा यहाँ पर 7,500 और स्टॉप लॉस जो अगर अधिकतम नुकसान देखे वो यहाँ पे 4,000 का होता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस कॉल के लिए। सवालों को चलिए शामिल करते हैं। YouTube पर लाइव सवाल आ रहे हैं, ज़रा उनको शामिल कर लेते हैं। साहिल ठाकुर का सवाल है NHPC पे। NHPC इन्होंने 84 रुपए के स्तर पे ख़रीदारी की हुई है। 300 शेयर इनके पास है, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल स्टॉक। और NHPC को देखें तो आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, 3.5% ऊपर है स्टॉक। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हमने दबाव देखा था। माफ कीजिए, NTPC नहीं, NHPC की मैं बात कर रहा हूँ। NHPC ज़रा लेकर आइए, जो कि इन्होंने ख़रीदा हुआ है 84 रुपए के भाव पे। NTPC नहीं, NHPC। जी हाँ, अभी उनका 84 रुपए पे ख़रीदारी है और फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। शेयरों की संख्या इन्होंने 300 बताई हुई है, हालांकि नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आज की जो तेज़ी है इसमें क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? NHPC पर ख़रीदारी जो है वो 84 की है। जी, एक हाई लगाने के बाद यानी अराउंड 118 लेवल के हाई लगाने के बाद ये काफ़ी इसमें करेक्शन मूव देखने को मिले हैं। बट करंट लेवल्स पे जैसा कि इन्होंने बताया बाइंग है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे लेवल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 38 पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और प्लस प्रायर स्विंग लो जो कि इसका 73 से लेकर 72 के जोन के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिमांड क्रिएट होता दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। और अगर हम इसके वीकली और डेली के चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स पे इसलिए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। डेली के स्टार पे अगर ये स्टॉक 85 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे मॉर्निंग डोजी स्टार का फॉर्मेशन है। तो एक डिमांड क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है 20 लेवल्स ऑफ 92 से लेकर 95 के जोन के आसपास। और जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 71 का। सो 71 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं और 92-95 के लेवल का वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अनीस हमारे साथ फोन लाइन पे दर्शक जुड़े हुए हैं। अनीस, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? क्या स्टॉक आपने लिया है? मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक RVNL है 237 पे 138 क्वांटिटी है। किस 237 पे RVNL? राइट, गॉट इट। ओके, दूसरा है ये क्या बोलते हैं RVNL। टालवोरस ऑटो 143 है @139। थोड़ी सी आवाज़ में मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं RVNL का सवाल समझ गई हूँ और रजत के पास जाऊंगी उसके लिए। रजत, इनकी बाइंग प्राइस 237 बता रहे हैं। ये RVNL, देखिए RVNL 237 पे खरीदारी किया है, अभी काफी अच्छी नाफा चल रहा है, बट काउंटर थोड़ा वीक है। जब ये 480 से 500 का आंकड़ा पार करके ऊपर चलेगा तो फिर इसमें अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। वीकली चार्ट अभी भी काफी वीक है। मैं बोलूंगा कि एक बार 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, और ऊपर में 500 अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो RVNL से एक बार निकल जाने से बेहतर। को नीचे स्टॉप लॉस दे दिए गए हैं, ऊपर भी 500 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है स्टॉक के लिए। तो चलिए इसी के साथ यूट्यूब से ही और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर सवाल अमर तोमर जी का आया है टाटा स्टील पर।
लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कौन से रेट पर इन्होंने खरीदा है, लेकिन इनका सवाल ये है कि टाटा स्टील अब और कितना गिर सकता है। अब इस महीने के ऊंचाई से अगर देखें तो टाटा स्टील ऑलरेडी कुछ 12-13% गिर चुका है। दरअसल ये स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किया था, नीचे की तरफ 148-147 के आसपास शायद एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ था। कल हमने अक्षय से भी डिस्कस किया था। आप भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से यहाँ पर कितना अच्छा सपोर्ट है या ये टूट सकता है। साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि अगर ये होल्ड कर रहे हो तो कहाँ निकलना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें काफी दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर भी काफी नेगेटिव दिखा रहा है स्टॉक। बट एक क्रूशियल सपोर्ट नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 142 के आसपास। और यहाँ पर ही यहाँ पर पिछली बार भी यहाँ पर एक डिमांड जोन बनता हुआ दिखा था और वहां से एक हमें पुल बैक मूव दिखाई दिया था 168 से लेकर 170 के लेवल तक। मुझे लगता है कि एक बार ये अगर ये 140 लेवल्स को डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। डेली के चार्ट्स पे भी आज यहाँ पर हमें हल्के से ओवरसोल्ड जोन दिखाई दे रहा है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और एक बुलिश लाइन का फॉर्मेशन हमें मैकडी में भी देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि पुल बैक का उम्मीद किया जा सकता है 142 के स्टॉप लॉस के साथ। बट मेजर अपसाइड मूव जब तक ये स्टॉक 160 के ऊपर एक क्रॉस क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आने की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड प्ले के लिए खेला जा सकता है, ये स्टॉक को बाइंग की जा सकती है विद द सपोर्ट ऑफ 142 और जो एक्सपेक्टेड पुल बैक मूव है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 157 से लेकर 160 तक। तो यहाँ पर इनके हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे की तरफ नजर आ रहा है 142 के आसपास, क्योंकि वहाँ से पहले भी अच्छी खरीदारी आई थी। साथ ही साथ ऊपर के भी लेवल्स आपको दे दिए गए हैं।